हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा चल रहा है दक्षिण भारत का इतिहास। और दक्षिण भारत के इतिहास में हम दो वंश के बारे में है ना कुछ चर्चा किए हैं। उनमें से हम बात किए हैं चालुक्य वंश बेसिकली, है ना, और पल्लव वंश। और उसमें से पुलिकेशन द्वितीय के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ा कि जो चालुक्य वंश है ना, चालुक्य वंश में लास्ट में क्या होता है कि पुलिकेशन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और कौन मारता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना, जो पल्लव वंश का राजा है। उसके बाद जो होता है कि ये जो सत्ता है जो चालुक्यों की है वो कमज़ोर हो जाती है। और उसका ही सामंत जो है ना, दंती दुर्ग, उसको क्या करता है? मार देता है। जो अंतिम शासक है, कौन है अंतिम शासक? वो है कीर्तिवर्धन, है ना। उसके बाद एक नए वंश की स्थापना हो जाती है। वो वंश हो जाता है राष्ट्रकूट वंश। तो अभी हम बात करेंगे वो राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। अगर हम इसका लोकेशन देख लें तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये है पल्लव का, और ये था इसका किसका? चालुक्य का। और इसको हम बोलते थे क्या? वातापी या क्या? बादामी, है ना। और आपको ये पता है कि जो पल्लव का जो राजा है, कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, किस पर कब्जा कर लेता है? वातापी पर या बादामी पर। यानी इस लोकेशन पर कब्जा किसका हो जाता है? इसका, है ना। तो उसके बाद जो इसको हराया है ना, राष्ट्रकूट ने हराया है। और राष्ट्रकूट हराकर ये जो एरिया है इसमें अपना सत्ता फैलाता है। और ये एरिया कौन सा एरिया है? ये है महाराष्ट्र का एरिया। आप देखेंगे कर्नाटक से जो सटा हुआ एरिया है वो कौन सा एरिया है? महाराष्ट्र वाला एरिया। यानी एक अपना जो साम्राज्य का जो विस्तार करता है ये यही वाला एरिया में करता है। क्लियर है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रकूटों को जितना भी चीज़ होगा वो क्या होगा? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र का मतलब क्या है? दक्कन ट्रैक्ट। नहीं, अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। तो अगर हम पूछे कि राष्ट्रकूट के जो वंश है उसका संस्थापक कौन है? संस्थापक तो जैसे पहले ही बताया, दंती दुर्ग। और किसको मार के बनाया है? चालुक्यों को, है ना। चालुक्य में कौन राजा है? कीर्तिवर्धन फर्स्ट, है ना। तो ये भी सवाल आता है ना। इसका संस्थापक दंती दुर्ग है। और जो ये जो अपना कैपिटल बनाता है यानी राजधानी बनाता है ना, वो बनाता है मान्यखेत। और मान्यखेत ऑब्वियसली बात कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, है ना। क्लियर? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये दोनों काफ़ी, जो ये बात है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसमें पूछे कि इसमें जो महत्वपूर्ण राजा है वो क्या है ना, प्रमुख शासक। अगर प्रमुख शासक की बात करेंगे तो है कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव फर्स्ट, और एक है गोविंद थर्ड, है ना। ये चीज़ें, यानी इसका जो प्रमुख शासक है वो क्या है? कृष्ण फर्स्ट, आप फर्स्ट मान सकते हैं। फिर क्या है? ध्रुव फर्स्ट, और एक है गोविंद, है ना। इसमें जनरली राजा से उतना सवाल नहीं आता है। यहाँ से जो सवाल आता है वो अब हम बात करेंगे, है ना। राष्ट्रकूट जो मानता है, आपको पता है कि हम पहले भी बात किए हैं कि जो साउथ इंडिया में जितना भी राजा है यानी जितना भी वंश है वो कोई किसको मानता है? वो हिंदू धर्म को मानता है ना। तो यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कि हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन को भी मानता है। ये कौन मानता है? ये राष्ट्रकूट मानता है ना। तो इसका जो मान्यताएं हैं क्या है? हिंदू, और है बौद्ध एंड जैन।
तीनों मानता है। और हिंदू में हम क्या देखते हैं, है ना, इसको मानते हैं शिव और इसको मानते हैं विष्णु, यानी वैष्णव परंपरा वाले लोग, है ना, ये चीज़ें ये लोग मानते हैं। क्लियर। और इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है कि इस चीज़ को मानता है ना, ये है क्योंकि महाराष्ट्र में 2 गुफा है। यहाँ से सवाल आता है, इसका प्रूफ ये है कि महाराष्ट्र में 2 गुफा है, महाराष्ट्र में, है ना। एक होता है एलोरा की गुफा और एक है एलिफेंटा, यानी एलोरा की गुफा और एक एलिफेंटा की गुफा, है ना। और इस दोनों गुफा को मिला के टोटल कितना गुफा है, वो है 34। सवाल ये पूछेगा कि एलोरा और एलिफेंटा जो है वो किसके टाइम में जो है, वो किसके टाइम में, राष्ट्रकूटों के टाइम में, है ना। मतलब खोजा गया, बनाया तो गया है, आपको समझना है कि बनाया नहीं कि एक ही टाइम में 1 से लेकर 7 सेंचुरी तक इस गुफा का निर्माण किया गया है ना। लेकिन ये जो खोजा, एलोरा की गुफा कहाँ है और एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, वे कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। और इससे हमें पता चलता है कि जो राष्ट्रकूट वंश है कौन से देवता का ये मानता था। क्लियर है। तो इसमें से जो देवता निकल के आते हैं वो है जैन, जैसा कि हम बात किए बुद्ध, जैन ये है। तो ये जो 34 है इसमें आता है कि कितना गुफा, ये जो टोटल 34 में कितना गुफा किस देवता को समर्पित है, आप समझ रहे हैं। जैसे अगर गुफा नंबर हम बात करें, गुफा नंबर 1 से 12, तो ये किसके लिए है, वो है बौद्ध के लिए, है ना। और 13 से कितना 13 से 29 किसके लिए है, ये हिंदू धर्म के लिए है। और ये जो 30 से लेकर 34 है वो किसके लिए है, वो है जैन के लिए। क्लियर है। यानी ये जो 34 है उसमें से 1 से 12 तक किसके लिए, बौद्ध, है ना। यानी 12 गुफा किसके लिए है, बौद्ध के लिए। 13 से 29 किसके, हिंदू धर्म के लिए। हिंदू में क्या, शिव और विष्णु नहीं। और ये जो 30 से 34 तक इसका जैन। अगर पूछेगा कि इस गुफा में सबसे ज़्यादा किसकी गुफा है, तो सबसे ज़्यादा जो गुफा है किसकी है, वो हिंदू धर्म का है, सबसे ज़्यादा। क्लियर है। तो इसमें एक राजा है, वो है कौन सा, वो है कृष्ण फर्स्ट। और इसके टाइम में एक मंदिर बना है, कहाँ, अजंता में ही, है ना, सॉरी, यानी इसके टाइम में एक मंदिर बना है कहाँ, एलोरा में, यानी एलोरा का कैलाश मंदिर शिव का है ना। एलोरा का कैलाश मंदिर। और इस मंदिर में एक खासियत है, ये पूरा पहाड़ को काट कर ही बनाया गया है, समझ रहे हैं, है ना। यानी एक ही पत्थर से बनाया हुआ मंदिर है, एकाश्म मंदिर। और अब इसकी बात कहाँ है, ये महाराष्ट्र में नहीं, अब महाराष्ट्र में कहाँ, औरंगाबाद जिला में। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो कृष्ण फर्स्ट है किसके टाइम, ये राजकोट के काम, और राष्ट्रकूट का जितना भी कार्य है वो कहाँ होगा, वो महाराष्ट्र में होगा। इसलिए आपको महाराष्ट्र रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला में ये एकाश्म मंदिर है। एकाश्म का मतलब है पत्थर को काट कर, पत्थर को इस टाइप से काटा है कि वो मंदिर का निर्माण हो गया। क्लियर है। तो ये बात आपको पता है। और उसके बाद हम 2 राजा के बारे में पढ़ते हैं, वो है ध्रुव फर्स्ट, यानी राष्ट्रकूट का जो राजा है वो है ध्रुव फर्स्ट। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया है सर्वप्रथम, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है कि 3 लोगों का संघर्ष है,
है ना, किसका किसका है? एक है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर या प्रतिहार, दूसरा है राष्ट्रकूट और तीसरा है पाल वंश। अब ये क्या सीन है भाई, ये देखिए आप, है ना, ये मैप ध्यान दीजिए। ये जो पाल वंश है वो कहाँ है? ये है बंगाल में, बंगाल का वंश है ना। और राष्ट्रकूट ऑब्वियसली बात कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं महाराष्ट्र। और ये गुर्जर और प्रतिहार के कहाँ पर है? ये गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र में है, गुजरात और राजस्थान। और यहाँ पर एक और था, उसका नाम है कन्नौज, जो हम बात कर चुके हैं। कन्नौज कहाँ था? यूपी में। ये लोग आपस में टकरा रहे हैं, कौन कौन? ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और कौन? पाल वंश। और आपको पता है कि इससे पहले हम पढ़े थे कि यहाँ कन्नौज पर शासन कौन करता था? हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जो टाइम है वो 606 से लेकर 647 तक AD तक था ना। और इसके बाद क्या होता है कि जो सत्ता है वो समाप्त हो जाती है, और उस सत्ता के लिए, कन्नौज के लिए ही ये क्या करता है, तीनों में आपस में ये तीनों टकराते रहता है ना। इसी को लिए बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। फिर हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कौन राजा टकराया है, पाल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें कौन राजा टकराया है ना, हम उसके बाद। लेकिन अभी हम राष्ट्रकूट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो राष्ट्रकूट में जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो है ध्रुव फर्स्ट। तो ये सवाल और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्लियर है। अंतिम है वो है कृष्ण थर्ड। और कृष्ण थर्ड जो है सबसे अंतिम प्रमुख राजा है ना। इसका क्या है? अंतिम प्रमुख शासक है ना। और इसके टाइम में एक बुक की रचना हुई है जिसका नाम है, कन्नड़ में ही, कन्नड़ लेखक शांतिपुरम की रचना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि शांतिपुरम की रचना किसने किया है? वो कन्नड़ का लेखक है। और किसके टाइम में हुआ है? राष्ट्रकूटों के टाइम में हुआ है। और ये जो अंतिम शासक है वो कौन है? कृष्ण थर्ड के ही टाइम में हुआ है ना। क्लियर है। तो ये लगभग जो पूरा है सिस्टम, है ना, यानी ये जो पूरा सिस्टम है वो है राष्ट्रकूटों का। और लास्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रकूट को, तो राष्ट्रकूट वंश का जो समाप्ति है, राष्ट्रकूट किसने करता है? ये करता है तैलव द्वितीय। और तैलव द्वितीय क्या करता है? राष्ट्रकूट का समाप्त कर देता है। यानी जो वातापी का चालुक्य था, है ना, या बादामी का चालुक्य, है ना, इसको समाप्त कर देता है। और ये जो है उसके बाद एक नया चालुक्य वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य। और ये कल्याणी का चालुक्य कहाँ है? यही महाराष्ट्र वाला एरिया में। क्लियर है। यानी राष्ट्रकूट किसको हराया था? चालुक्यों को। और फिर चालुक्य ने हरा दिया किसको? राष्ट्रकूटों को, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक नया चालुक्य वंश की स्थापना हुआ। वो हुआ कौन सा? कल्याणी के चालुक्य। क्लियर है। तो ये अब हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य।
कल्याणी के चालुक्य। और कल्याणी के चालुक्य का कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि राष्ट्रकूटों को हरा कर ये बना था, तो ये भी है महाराष्ट्र में। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अगर ये इसका पूछेगा कि इसका संस्थापक कौन है कल्याणी के चालुक्य का, तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है, वही तैलप द्वितीय। कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसलिए बात है कि इसका जो राजधानी है वही है जो राष्ट्रकूटों का था, मान्यखेत, या इसका नाम ही रखा कल्याणी, इसीलिए कल्याणी का चालुक्य बोलते हैं, है ना। ये चीज़ है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सवाल पूछता है कि ये जो है, जो कल्याणी का चालुक्य कैसे बना, तो आपको बताना है कि राष्ट्रकूटों को हराकर, राष्ट्रकूट को क्या हराकर, तो ये सवाल पूछता भी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इसके जो प्रमुख शासक है यानी प्रतापी जो राजा है, इसमें सिर्फ इसी टाइप से सवाल आता है, ठीक है। प्रतापी जो शासक है वो है विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6, है ना। और इसके टाइम में एक बुक की रचना हुई है ना, जिसका नाम है मिताक्षरा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, मिताक्षरा ग्रंथ। और किसने लिखा था, विज्ञानेश्वर ने। और ये विज्ञानेश्वर, ये क्या है, हिंदू विधि, हिंदू विधि। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे समझना है कि जो कल्याणी के चालुक्य कैसे बना, वो बना है राष्ट्रकूट को हराकर। अब किसने हराया था, तैलप द्वितीय ने। और ये संस्थापक भी है कल्याणी के चालुक्य, और इसकी राजधानी कहाँ है, मान्यखेत या कल्याणी। क्लियर है। और इसका जो प्रतापी शासक है वो विक्रमादित्य 6, और इसी के टाइम में एक ग्रंथ की रचना हुई थी, वो है मिताक्षरा ग्रंथ। और ये किसने किया था, विज्ञानेश्वर ने। और ये है क्या, एक हिंदू के लिए रूल है, जैसे हम मनुस्मृति पढ़े थे उसी टाइप का एक रूल है, हिंदू विधि है ना। तो इसके बारे में बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और हम एक और पढ़े थे कि वेंगी के चालुक्य, और वेंगी का चालुक्य कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश वाला एरिया में, जो पुलिकेशन द्वितीय किसको हरा दिया था, पल्लवों से छीना था, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना। वहाँ पर अपने जो भाई है विष्णुवर्धन को दे दिया था, और वहाँ पे शुरुआत किया था वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य। ये वेंगी के चालुक्य, या इसको हम बोलते हैं पूर्वी चालुक्य। ये कौन सा एरिया में है, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया में। अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो ये है कृष्णा एंड गोदावरी के बीच वाला एरिया है ना। ये चीज़ें हैं जैसा कि हम बात किए थे, इस एरिया वाला एरिया में यही है आंध्र प्रदेश, यानी इसको हम बोलेंगे पूर्वी साइड। क्लियर। और ये किसके लिए संस्थापक इसका कौन है, विष्णुवर्धन नहीं। और इसने जो राजधानी अपना बनाया है वो क्या बनाया है, वेंगी, है ना। और वेंगी कहाँ है, ऑब्वियसली बात है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, है ना। इसीलिए इसका नाम है वेंगी के चालुक्य। यानी बेसिकली कि जो चालुक्य है, चाहे बतापी का चालुक्य है, कल्याणी का चालुक्य है या वेंगी का चालुक्य है, ये अपने राजधानी के नाम पर ही लिख रखा है ना। इससे ये पता चलता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो है कल्याणी के चालुक्य, या हम बोले कि पूरा चालुक्य वंश। चालुक्य प्रशासन। आपको पता है कि हम अभी जो बात कर रहे थे 550 AD से कितना 750 AD तक, यानी लगभग 200 साल का इतिहास पर है ना।
उसमें से हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ मानता है। क्लियर? आपको पता है कि ये जो मानता है, पहला चीज़ तो यही है कि हिंदू धर्म को मानता है, और हिंदू धर्म मानने का मतलब है कि इसका प्रशासन में भी दिखता है हिंदू धर्म, क्योंकि ये जितना भी रूल रेगुलेशन बनाता है वो जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार बनाता है, कि रामायण में क्या लिखा हुआ है, महाभारत में क्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार। जैसे होता है ना कि अभी पाकिस्तान क्या करता है कि जो होता है वो पुराण के अनुसार अपना देश चला रहा है, यानी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। जो मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान, और कुरान को देख के ही अपना रूल बनाता है ना, यानी धर्म के अनुसार। यहाँ पे ये वही कर रहा है, जो प्रशासन है वो क्या करता है कि जो धार्मिक ग्रंथ है, चाहे रामायण हो, महाभारत है, इसके अनुसार बनाता है। पहला चीज़ तो आपको यही समझना है कि ये क्या है, ये हिंदू धर्म को मानता है, और हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है, यानी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, उसी के अनुसार क्या होता है, शासन चलाता है। ये चीज़ है। और आपको पता है कि जो सेना का जो पावर है, जो झगड़े करने का जो शक्ति है, सबसे ज़्यादा किसका होगा? राजा का होगा। और सेना किसके कंट्रोल में होगा? राजा के कंट्रोल में। ये सब तो हम बात पहले भी कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रशासन है, प्रशासन में होता है ना कि एक होता है मंत्री और एक होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का क्या मतलब होता है ना? जैसे आपको ये समझना है कि अभी अमेरिका में क्या होता है, यह है यूएसए। यूएस में सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट। जैसे अभी जो बना है वो है जो बाइडन। जो बाइडन है राष्ट्रपति, है ना। अगर जो बाइडन राष्ट्रपति जीत लिया, यानी चुनाव जीत लिया, अब इसके जो मंत्री परिषद है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री कौन होगा, विदेश मंत्री कौन होगा, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन होगा, तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से रखता है। यानी इसको जिसका मन होगा उसको रखेगा, और जिसका मन नहीं होगा उसको हटा भी देगा, है ना। तो ये करता क्या है ये लोग कि अपने, फिर जब अपने मन से का मतलब है कि अपने नज़दीक में जो लोग हैं उसको बना देता है ना। ये चीज़ें करता है। और यही चीज़ें कैसे, जैसे मान लो बेटा है तो उसको बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर, बेटी है उसको बना दिया, कुछ भी बना दिया, है ना, विदेश मंत्री हो गया, कोई सलाहकार हो गया, है ना। तो उस टाइप की चीज़ें क्या होता है कि जो अपने परिवार के लोगों जो को है उसको ही रखता है। यहाँ पे वही करता है। जो मंत्री परिषद में ये लोग क्या करता है कि अपने परिवार के लोगों को, बेटा हो, बेटी है, नाना है, नानी है, सबको कुछ ना कुछ बना देता है। तो ये चीज़ है ना। तो इसमें मात्र यही चीज़ समझना है कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, और प्रशासन जो है अपने परिवार के लोगों को। और तीसरा है कि जो प्रशासन का जो तरीका है इनका, वो ये है कि वही चीज़ है कि ये जो छोटे छोटे जो सामंतवादी व्यवस्था है ना, ये जो छोटे छोटे जो एरिया में जो सामंत है उसको क्या करता है कि अपना अपना एरिया को कंट्रोल करने के लिए बोल देता है। ये बोलता है हम क्यों खर्च करें, हम सेना पर क्यों खर्च करें। अगर इस एरिया का कोई सामंत है उसको क्या करेगा कि आपका प्रशासन इतना दूर है, आपको देखना है, इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। तो इस टाइप से ये क्या करता था, प्रशासन करता था, है ना। एक तो ये सामंत को दे दिया, और दूसरा है कि जो शहर का जो प्रशासन है ना, जैसे हम पढ़े थे कि अलग अलग श्रेणी है ना। हम पहले भी बात किए, श्रेणी को क्या बोलते थे, संघ। और ये जो श्रेणियां है क्या करता था, नगर का प्रशासन करता था। नहीं, कृषि वाला संघ अलग देख लिया, है ना, व्यापार वाला अलग देख लिया, मजदूर वाला अलग देख लिया, है ना। तो इस टाइप से नगर का भी प्रशासन हो जाता था। इससे पहले हम भी पढ़े हैं, है ना। और इसमें एक मंदिर का बात है जिसका नाम है एहोल मंदिर। ये होल मंदिर, और ये किसकी मंदिर है, ये है विष्णु की मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इसके टाइम में जो है वो सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। तो अगर सवाल पूछ दे कि ये होल मंदिर किसके टाइम में बनाया गया है, तो है चालुक्यों के टाइम में, है ना। तो ये चीज़ है। और ये कौन सा मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है। क्लियर है। तो ये पूरा है वो है चालुक्य वंश,
है ना। आपको ऑब्वियसली बात है समझ में आया होगा। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वो है पल्लव वंश, और उसके बाद हम पढ़ेंगे चोल वंश, और फिर क्या हो जाएगा कि हमारा जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।